हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 11 विषय गणित एनसीईआरटी सिलेबस अध्याय 1 जिसका नाम है समुच्चय की प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 कहता कि मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 6 एक कोई समुच्चय है। a एक समुच्चय है जिसके अवयव है 1 से लेकर कहां तक 6 तक। तो कहता रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू और अथवा डज नॉट बिलोंग्स टू भरिए। सबसे पहले मैं आपको बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का मीनिंग समझा देता हूं। बिलोंग्स टू और इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। हिंदी में इसको बोलते हैं सदस्य है यह अवयव है और सदस्य नहीं है यह अवयव नहीं है। तो अगर कोई अवयव ये जो लिखे हुए हैं 5 खाली स्थान ए, 8 खाली स्थान ए, 0 खाली स्थान ए, 4 खाली स्थान ए, 2 खाली स्थान ए और 10 खाली स्थान ए, इनमें से जो अवयव समुच्चय ए के अवयव होंगे उनमें हम भरेंगे बिलोंग्स टू और जो नहीं होंगे उसमें भरेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे पहला अवयव है, पहले में है 5 खाली स्थान ए, तो यदि 5 एक अवयव होगा तो हम बिलोंग्स टू भरेंगे और यदि 5 एक अवयव नहीं होगा तो हम डज नॉट बिलोंग्स टू भरेंगे। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 5 समुच्चय एक अवयव है तो यहाँ पर काहे का चिन्ह आएगा बिलोंग्स टू का। करेक्ट, ये मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद 8 हम देख रहे हैं कि 8 समुच्चय एक अवयव नहीं है, तो अगर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। फिर 0 भी अवयव नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 एक अवयव है तो यहां पर क्या भरेंगे बिलोंग्स टू। 2 समुच्चय एक अवयव है तो यहां भी भरेंगे क्या बिलोंग्स टू। और 10 नहीं है तो इसमें भरेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये हुआ बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का। मेंबर है अथवा सदस्य है तो अगर समुच्चय एक अवयव है तो बिलोंग्स टू और नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन। कहता निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। मैंने समुच्चय को प्रस्तुत करने की या लिखने की आपको 2 विधियां बताया था। कौन कौन सी बताया था? पहला बताया था रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप और दूसरा बताया था नियम रूप या समुच्चय निर्माण रूप। तो हम देख रहे हैं कि ये जो कुछ प्रश्न हैं ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हुए हैं, हमें इन्हें रोस्टर रूप में लिखना है यानी टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखने के लिए हम उसके सभी अवयवों को मझले कोष्ठक, ये जो मझला कोष्ठक होता है करली ब्रैकेट जो होता है, करली ब्रैकेट के अंदर हम उसके जितने भी मेंबर होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी को लिखते हैं। और सभी प्रत्येक अवयव में अंतर स्पष्ट करने के लिए हम प्रत्येक 2 अवयवों के बीच में अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। कहता है a बराबर है x। a में कौन आ रहा है x और x क्या है एक पूर्णांक। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहचान करना कि यक्स क्या है। तो यक्स क्या है? एक पूर्णांक। पूर्णांक यानी बिना पॉइंट वाले नंबर। तो और कैसे पूर्णांक है? कहता -3 छोटा है x से और x छोटा है किससे? 7 से। तो यहां पर चाहे हम ये कहें बच्चों कि -3 x से छोटा है या इसी को ये कह सकते हैं कि x बड़ा है किससे? -3 से। तो यहां पर हम क्या लेंगे? -3 से बड़ी संख्याएं, बड़े पूर्णांक और 7 से छोटे पूर्णांक। तो -3 से बड़ा पूर्णांक क्या होगा? जब हम इसे लिखेंगे तो सबसे पहले करली ब्रैकेट लगाएंगे। -3 से बड़ा पूर्णांक क्या होता है? -2 आएगा। उसके बाद -1, फिर क्या आएगा? 0 1 2 3
4, 5 और 6। चूंकि छोटा है ना, x 7 से छोटा, तो 7 से छोटी पूर्णांक क्या होगा? 7 से छोटा पूर्णांक 6। और अब मझले कोष्ठक को बंद कर देंगे। हमने देखा कि इसके सभी अवयवों को हमने मझले कोष्ठक के अंदर लिखा, और प्रत्येक दो अवयव में अंतर स्पष्ट करने के लिए हमने उनके बीच में अल्प विराम का चिन्ह लगा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट कहता है बी में कौन आ रहा? x। और x में क्या है? कहता है यक्ष संख्या 6 से कम। एक क्या है? प्राकृत संख्या। x क्या है? एक प्राकृत संख्या। लेकिन कैसी प्राकृत संख्या? जो 6 से छोटी। तो 6 से हम जानते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1। तो 6 से छोटी प्राकृत संख्या क्या आ जाएंगी? b बराबर क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4 और 5। इसके बाद तीसरा सी में कहता है आ रहा कौन? सी बराबर है x के, और x में कौन आ रही? 2 अंकों की प्राकृत संख्या। और कौन सी प्राकृत संख्या? ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल कितना हो? 8। तो हम जानते हैं कि 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या जो है वो कहां से शुरू होती है? 10 से, और कहां तक होती है? 99 तक। लेकिन हमें यहां पर 2 अंकों वाली ऐसी प्राकृत संख्या लेना है जिसके अंकों का योगफल कितना हो? 8। तो अगर हम 10 को देखें तो 10 में अंक क्या क्या है? 1 है और 0। तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1। फिर इसके बाद आता है 11 के अंकों को जोड़ेंगे तो आएगा 2, 12 को जोड़ेंगे 3, 13 को जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, 14 को जोड़ेंगे तो 5, 15 को जोड़ेंगे तो 6, 16 के जोड़ेंगे तो 7, और 17 के जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो पहली क्या हो गया? पहला अवयव क्या होगा? 17। इसी क्रम में फिर क्या आएगा? 26। 26 के बाद फिर क्या होगा? 35। 35 के बाद 44। 44 के बाद 53। 53 के बाद 62। 62 के बाद 71, और 71 के बाद क्या आएगा? 80। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसके बाद के जो भी पूर्णांक हम लेंगे उन सभी का योग जो है वो 8 से ज्यादा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में कहता है डी बराबर किसके है? x के। और x क्या है? एक अभाज्य संख्या है। x क्या है? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। और कहता है जो 60 का भाजक। कैसी अभाज्य संख्या है? जो 60 को विभाजित करती हो। तो हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनका एक गुणनखंड 1 होता है और दूसरा वो स्वयं, अथवा वे अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, उसके अतिरिक्त किसी से विभाजित ना हो। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। क्या होती है? 2। और हम जानते हैं कि 2 का भाग 60 में पूरा पूरा चला जाता है। तो पहली संख्या क्या आएगी? इसमें 2 आएगी। इसके बाद 3, बीत्याई 60, तो 3 भी आएगा, और 3 के बाद क्या आएगा? 5। इसके अतिरिक्त ऐसी कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है जो 60 की क्या हो? भाजक। तो क्या आ गया? 2, 3, 5 इसका आ गया। अब मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। इसके 2 प्रश्न और हैं जिन्हें मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। धन्यवाद। इसमें यदि कोई समस्या हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बच्चों, मुझे बीच में अपने सुझाव अवश्य दें, क्योंकि अपनी गलती अपने को दिखती नहीं, ना ही ऐसा समझ में आता है ना। तो अगर आपके सुझाव मिलेंगे तो मैं कहाँ पर गड़बड़ हो रहा है उसे और सुधार करूँगा, और अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। वीडियो पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा देना, जिससे कोई भी वीडियो नया आए तो आपको अवश्य प्राप्त हो समय से। धन्यवाद।